हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आप फर्स्ट ईयर में हम लोग जो इसके पहले वाले जो लेक्चर थे इसमें हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे थे, या यूँ कहें तो जंतुओं के प्रमुख लक्षण एवं वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने उसमें काफ़ी कुछ बताया था कि अगर हमसे कोई पूछता है कि जंतु किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने बताया था कि यदि ऐसा कोई सवाल जवाब या कुछ भी करता है कि जंतु कैसे होते हैं या किन्हें कहते हैं, तो हमने बताया था कि जंतु जो होते हैं वो प्रायः बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात उनका शरीर बहुत सारी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बना हुआ होता है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं वो सुकेंद्रीय होती हैं, अर्थात यूकैरियोटिक होती हैं। परंतु क्या होता है, परंतु कोशिकाओं में कोशिकाभित्त शैलवाल नहीं पाई जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि शैलवाल जो होती है वो पेड़ पौधों में पाई जाती है, ना कि एनिमल में जो है शैलवाल पाई जाती है। फिर जो नेक्स्ट था हमने बताया था प्रत्येक जंतु अपने जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में गमनशील होता है। जो जंतु वयस्क प्रावस्था में स्थानबद्ध होते हैं उनके जीवन वृत्त में कभी गमनशील शिशु प्रावस्था अवश्य होती है। ठीक, तो हमें ये बताया, इस बात को आप लोग गौर कीजिएगा कि प्रत्येक जंतु अपने जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में गतिशील होता है। ठीक है, जो जंतु वयस्क प्रावस्था में स्थानबद्ध होते हैं उनके जीवन वृत्त में भी गमनशील शिशु प्रावस्था अवश्य होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जितने भी एनिमल होते हैं ये गमनशील होते हैं। ठीक है, और अगर पेड़ पौधों से इनकी तुलना की जाए तो वो क्या होते हैं, वो स्थानबद्ध होते हैं। परंतु अगर इस तरीके से देखी जाए कि उनमें गति होती है नहीं होती है, तो जो शारीरिक संरचनाओं में जो गति होती है वो दोनों में होती है, पर मनुष्यों में या जंतुओं में जो होता है वो गति तीव्र होती है। और जबकि पेड़ पौधों में होती तो गति है पर वो दिखाई नहीं पड़ती है, नगण्य, एक हिसाब से नगण्य कह सकते हैं, जो हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मेजर किया जाता है पर अगर उससे देखा जाए तो हम उसे मेजर नहीं कर सकते हैं। और हमने बताया था कि जंतु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, अर्थात वो अपना भोजन किसी से क्या है प्राप्त करते हैं। अर्थात ये अपना भोजन क्या है, अन्य जीवों के शरीर में उपस्थित पोषक पदार्थों से करते हैं। ये बात हमने बताई आपको कि जंतु परपोषी होते हैं, उसके संदर्भ में हमने ये आपको बात बताई। फिर हमने आपको बताया था कि जंतुओं में जो लैंगिक प्रजनन जो है एक आदर्श रूप से होता है, कुछ में अलैंगिक अर्थात एसेक्सुअल प्रजनन भी होता है। फिर आपको हमने बताया था कि जो एनिमल होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनमें तंत्र कोशिकाएं होती हैं। अर्थात ये इन कोशिकाओं का मतलब ये होता है कि ये क्या करती हैं, ये संवेदनाओं को ग्रहण कराती हैं। तंत्रिका तंत्र बहुत ही आवश्यक तंत्र है हमारे लिए, या सभी जितने भी एनिमल किंगडम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये संवेदनाओं को ग्रहण कराती हैं। और ये जब संवेदनाएं ग्रहण होती हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर इनके प्रति प्रतिक्रिया होती है। अर्थात यूँ कह लें कि वातावरणीय उद्दीपनों से जो प्रभावित होकर ये क्या करती हैं, प्रतिक्रिया करती हैं। वातावरण उद्दीपनों का तात्पर्य ये है कि जब हम देखते हैं कि मौसम कैसा है, मौसम अगर हमारे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, तो हमारा शरीर वैसे ही क्या करता है, रिएक्ट करता है मौसम के अकॉर्डिंग। फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो रही इंट्रोडक्शन की क्या है। फिर इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा और डीप जाते हैं। तो अगर हम और डीप जाएंगे तो देखते हैं कि आगे हम लोग जब इसमें अच्छी तरीके से इसकी सतह तक जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमने बताया था कि जो एनिमल किंगडम है, जो जंतु जगत है, ठीक है, इसमें आपको बताया गया था कि जो एनिमल किंगडम है या जो जंतु जगत है ये काफ़ी अचरजकारी है। और अचरजकारी है अर्थात बहुत ही विशाल एक किंगडम है।
अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब हम एनिमल किंगडम के बारे में अध्ययन करते हैं या सोचते हैं तो वो काफ़ी बड़ा लार्ज स्टेज है, और उसको जैसे ही जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हम कहाँ से सोचें कहाँ पे ख़त्म करें इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगता है, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ होता है। एनिमल किंगडम क्या है, बहुत ढेर सारी विविधताओं से भरा हुआ होता है और एक बहुत ही विशाल क्षेत्र होता है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है। तो बच्चों जितने भी एनिमल हैं ये सब क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं, और इनमें लैंगिक जनन, जैसे कि हमने बताया कि इनमें लैंगिक जनन और कहीं कहीं पे अलैंगिक जनन भी होता है। और अगर कोशिकीय स्तर पे हम लोग बात करें तो अभी हमने बताया कि ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जो होते हैं। और अगर देखा जाए तो आज तक लगभग 12 लाख प्रजातियां जो हैं खोजी जा चुकी हैं एनिमल की। आज तक अगर देखें तो 12 लाख प्रजातियां क्या हैं, खोजी जा चुकी हैं, ठीक है, खोजी जा चुकी हैं। 12 लाख जो प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। ये यूं ही नहीं हुआ है, वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से ये चीज़ संभव हो पाई है, क्योंकि इतने अधिक जीवों को खोजना और उनकी विविधताओं के बारे में बारीकी से अध्ययन करना बहुत ही असंभव कार्य है, पर इसे हमारे वैज्ञानिकों ने संभव करके दिखाया। और सभी एनिमल के बारे में जो उनकी जरूरी एक्टिविटी हैं उनको ध्यान दिया, उनके बारे में हम लोगों को बताया, ठीक है। फिर अब हम लोग आते हैं वर्गीकरण का आधार या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब वर्गीकरण का आधार क्या था, किसी भी जंतुओं के वर्गीकरण का क्या आधार है, इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों जंतुओं के वर्गीकरण के लिए जीव विज्ञानी विभिन्न मापदंडों या आधारों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वर्गीकरण का आधार क्या है। तो बच्चों इसमें क्या है, जंतुओं के वर्गीकरण के लिए जीव वैज्ञानिक अर्थात वैज्ञानिक जो होते हैं वे विभिन्न प्रकार के मापदंडों या आधारों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जंतु वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख आधार हैं, जैसे कि संगठन के स्तर पे, ठीक है, संगठन के स्तर पे, जैसे ये देखिए ये क्या है, संगठन के स्तर से लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके हाँ, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन के स्तर है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है, मतलब ये जो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन के स्तर के आधार पे ना, या इनकी जो सिमेट्री होती है उसके आधार पे, या इनकी जो क्या कह सकते हैं शरीर योजना का प्रकार कैसा है। तो धीरे धीरे हम बिंदुओं को देखते हैं। तो जो पहला जो इनका बिंदु है वो कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन, ठीक है, कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन। ठीक है, कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन। इसमें देखते हैं क्या है ये। तो बच्चों कोशिकीय स्तर का जो शरीर संगठन है तो इसमें स्पंज तथा पोरीफेरा संघ के जंतु इस प्रकार का संगठन स्तर प्रदर्शित करते हैं। अगर देखा जाए संगठन के आधार पर अगर हम बात करें तो कोशिकीय स्तर का जो शरीर संगठन है ये स्पंज तथा पोरीफेरा
जो जंतु हैं वो इस प्रकार का जो है संगठन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कोशिकीय स्तर का जो शरीर संगठन है वो स्पंज तथा पोरीफेरा संघ के जंतु इस प्रकार का संगठन प्रदर्शित करते हैं। इनमें कोशिकाएं क्या होती हैं? इनमें कोशिकाएं क्या होती हैं? जो स्पंज हैं तथा पोरीफेरा हैं, जो स्पंज हैं, ठीक है, स्पंज जो हैं और पोरीफेरा, ठीक है, स्पंज और पोरीफेरा में क्या होता है? जो कोशिकाएं होती हैं वो बिखरी हुई होती हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें कोशिकाएं बिखरी हुई होती हैं। तो ये क्या बताया हमने? इनमें कोशिकाएं कैसी होती हैं? बिखरी हुई होती हैं और समूहों के रूप में पाई जाती हैं तथा संगठित ऊतक नहीं बनाती हैं। अगर जब इनकी कोशिकाएं जो बिखरी हुई होंगी तो जाहिर सी बात ये है कि ये जो है संगठित ऊतक नहीं बनाएंगे। ये क्या है? ये सबसे सरलतम प्रकार का संगठन होता है। अतः सरलतम प्रकार के जंतुओं में ही ये संगठन पाया जाता है। तो यूँ कह सकते हैं कि स्पंज और पोरीफेरा जो है काफ़ी सरलतम जो है जीव होते हैं जिनमें ये कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। तथा इनमें क्या होता है? इनमें ऊतकों व अंगों के अभाव वाले इन जीवों में, इसमें क्या होता है? इन जीवों में क्या है? हम लोग कह सकते हैं कि इन जीवों में अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन जंतुओं में ऊतकों व अंगों के अभाव वाले इन जीवों में तंत्रिकीय समन्वय का भी अभाव होता है। इनकी कोशिका समूह में स्थायी विभेदीकरण का अभाव होता है। तो ये बात जो है आप लोगों ने जानी। फिर इसके बाद जो है ऊतक स्तर का संगठन के बारे में बात होगी। इसके बाद जो है ऊतक स्तर का संगठन जो है देखते हैं क्या है। तो ऊतक स्तर का संगठन जो नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा क्या है? ऊतक ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है ऊतक स्तर का संगठन। ये क्या है? तो बेटा समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ऊतक किसे कहते हैं, ठीक है, अगर ऊतक कोई पूछता है तो वो हम क्या बताएंगे कि इसमें क्या होता है? समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक बोलते हैं। समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अर्थात कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, संरचना व कार्य में कैसे हों? समान हों, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। ठीक है, तो जो ऊतक स्तर का शरीर संगठन जो आइडेंटिटी ऊतक शरीर ठीक है, तो ऊतक स्तर का शरीर संगठन। तो हमने इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया कि ऊतक क्या है। तो ऊतक के बारे में हमने बताया कि समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। अर्थात कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति व संरचना व कार्य में कैसा हो? समान हो, ऊतक कहलाता है। तो इसमें विभिन्न कार्यों के लिए शरीर की कोशिकाओं में स्थायी श्रम विभाजन होता है। कोशिकाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए सरल तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इसमें विभेदित कोशिकाएं स्थायी उपकला स्तरों का निर्माण करती हैं। इस प्रकार का शरीर संगठन संघ सिलेंट्रेटा के सदस्यों में पाया जाता है। तो देखिए
हमने बताया, जो आप ये थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे होंगे तो ये ज़रा देखिएगा। हम इसमें बता रहे हैं कि संगठन के स्तर पर, मतलब संगठन के स्तर पे जो एनिमल हैं वो अलग अलग उसमें आएंगे। जैसे कि हमने पहला बताया था कोशिकीय स्तर का संगठन, तो जो स्पंज और पोरीफेरा में कैसा पाया जाता है, कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना ही तंत्रिका तंत्र होते हैं, ना ही इनमें अंग होते हैं, और इनके जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, तथा संगठित ऊतक क्या है, इनमें नहीं बनता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सरलतम जीव होते हैं। तो ये क्या है, ये पोरीफेरा और स्पंज कहलाएंगे, जो कोशिकीय स्तर के संगठन होता है इनके शरीर में। अब जो संघ सिलेंट्रेटा अगर देखा जाए तो संघ सिलेंट्रेटा में क्या होता है, इनमें जो ऊतक होते हैं, ठीक है, वे मतलब इनमें ऊतक होते हैं, स्थायी श्रम विभाजन होता है इनमें, और तंत्रिका ऊतक क्या है, इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, किसमें, संघ सिलेंट्रेटा में। तो ऊतक स्तर का जो शरीर संगठन जो हमने बताया, मतलब ऊतक स्तर का शरीर संगठन, इसका तात्पर्य है कि इनमें समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह जो हैं पाए जाएंगे, और क्या होगा, इनमें जो है उत्पत्ति, संरचना व कार्य में क्या होंगे, समान होंगे, क्या, ऊतक समान होंगे। ठीक है, मतलब इनमें क्या है, ऊतक पाए जाएंगे, और जब जैसे समान स्तर के इक्वल जो है क्या पाए जाएंगे, ऊतक पाए जाएंगे, और इनमें तंत्रिका तंत्र पाई जाएगी, अर्थात संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए भी इनके पास क्या है, एक कह सकते हैं एक औजार है, एक अंग है। तो ये संघ सिलेंट्रेटा जो है इस सदस्य, मतलब इस ऊतक स्तर के शरीर संगठन इनमें पाया जाता है। सिलेंट्रेटा संघ में जो है ऊतक स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। इसे ऊतक अंग स्तर का शरीर संगठन कहते हैं। पुनः एक बार फिर से देखते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, जो ऊतक अंग स्तर का जो शरीर संगठन है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक अंग, इसमें क्या होता है, ये ऊतकों से सरल अंगों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, ऊतकों से सरल अंगों का निर्माण होता है, और प्रत्येक अंग एक विशिष्ट कार्य संपन्न करने हेतु अनुकूलित होता है। इसे ऊतक अंग स्तर का शरीर संगठन कहते हैं, जिसमें जो है संघ प्लेटी हेल्मिंथीज के जीव आते हैं, जो कि कैसे होते हैं, चपटे कृमि होते हैं। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। जैसा कि जितना भी आज हमने पढ़ा इसको आप पढ़िए, अगर कोई सहायक पुस्तिका है तो उससे भी आप इसको पढ़िए, और जो भी नोट्स हैं उसमें भी दिया गया है उससे पढ़िए। ओके, थैंक यू क्लास।